हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है कमिंदर भैया चैनल में। तो आज हम देखेंगे कक्षा 10 का इकाई 3 लोकतांत्रिक राजनीति 2 राजनीतिक विज्ञान में ये है। और ये हाई स्कूल के मतलब कि बोर्ड एग्जाम के लिए बनाया गया है। अध्याय 1 है सत्ता की साझेदारी, जिसमें पाठ्य पुस्तक किताब का महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया है। ठीक है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? इनमें से प्रत्येक के एक उदाहरण भी दें। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर होगा, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं जो निम्नलिखित हैं। तो देखिए निम्नलिखित हैं, तो इसमें कई ठो होंगे। तो हम लोग देखते हैं। पहला है शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा। शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा। देखिए शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित प्रयोग नहीं करता। हर अंग एक दूसरे मतलब कि हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। इसके सबसे अच्छे उदाहरण अमेरिका व भारत हैं। ठीक है, यहाँ विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है तथा न्यायपालिका जो होती है न्याय करती है। भारत में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है। जो भारत की होती है कार्यपालिका वो संसद के प्रति उत्तरदायी है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। ये देखिए जो लाइन है इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये शॉर्ट मतलब कि बहुविकल्पीय में पूछ देता है कि न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है, तो बताएंगे कार्यपालिका करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के कानूनों की जांच करके उन पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा नंबर जो है सरकार के विभिन्न स्तरों में बंटवारा। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। पूरे देश के लिए एक सरकार होती है जिसे केंद्र सरकार या संघ सरकार कहते हैं। फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें बनती हैं जिन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि भारत में जो सरकार है एक होता है केंद्र सरकार और एक होता है राज्य सरकार। तो उसी की बात कर रहा है कि केंद्र सरकार तो सारा सुविधा देख नहीं सकती क्योंकि बहुत बड़ा देश है, तो इसीलिए सरकारों को बांट दिया गया है कि केंद्र सरकार तो पूरा देखेगी ही देखेगी, लेकिन केंद्र में एक राज्य भी है और जिसमें राज्य का एक मुखिया रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस सत्ता के बंटवारे वाले देशों में संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। ठीक है, आगे सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। भारत में केंद्र और राज्य स्तर के अतिरिक्त स्थानीय सरकारें भी काम करती हैं। इनके बीच सत्ता के बंटवारे के विषय में संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, जिससे विभिन्न सरकारों के बीच शक्तियों को लेकर कोई तनाव ना हो। मतलब कि सबका अपना अपना काम बटा रहता है। ठीक है, कि केंद्र सरकार का काम क्या है, राज्य सरकार का काम क्या है, जो कि अपना अपना काम सब लोग देखते हैं और किसी पर दबाव भी नहीं पड़ता है कि ये करना है वो करना है। सब लोग अपना अपना काम अच्छे से करते हैं। ठीक है, अगला नंबर है 3 नंबर, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। कुछ देशों के संविधान में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए ताकि लोग स्वयं को शासन से अलग न समझने लगे। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का अच्छा उदाहरण है। ठीक है, आगे देखते हैं। 4 नंबर जो पॉइंट है, राजनीतिक दलों व दबाव समूहों द्वारा सत्ता का बंटवारा। राजनीतिक दलों व दबाव समूहों द्वारा सत्ता का बंटवारा। तो देखते हैं इसमें क्या है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रहती है। मतलब कि
कभी ये पार्टी जीती तो कभी वो पार्टी जीती, मतलब फेर बदलाव होता रहता है। ये नहीं है कि ये पार्टी जीत गई है तो यही पार्टी रहेगी, बदलता भी रहता है, चुनाव के अनुसार बदलता रहता है। तो उसी को कह रहा है, लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। ठीक है, आगे है भारत सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करने की नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। अमेरिका इसका अच्छा उदाहरण है। वहाँ 2 राजनीतिक दल प्रमुख हैं जो चुनाव लड़कर सलाह प्राप्त करना चाहते हैं तथा दबाव समूह चुनावों के समय व चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक दलों की आर्थिक मदद करके सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करके सत्ता में भागीदारी निभाते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, पहला का उतना उत्तर हो गया, आप लोग ध्यान से देखिएगा। दूसरा जो है, भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक व्यक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताएं। तो देखिए इसका उत्तर है, उत्तर देखते हैं इसका। भारत में सत्ता का बंटवारा सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच हुआ है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो पहला देखते हैं, युक्तिपरक कारण। भारत एक घनी आबादी वाला देश है। पूरे देश के लिए एक ही सरकार के द्वारा कानून बनाना, शांति तथा व्यवस्था बनाना संभव नहीं है। इसलिए सरकार के विभिन्न स्तरों में बांट दिया गया है और उनके बीच कार्यों का बंटवारा संविधान के लिखित रूप से कर दिया गया है, जिससे ये सरकार बिना झगड़े देश के लोगों के हितों में ध्यान में रखकर शासन कर सके। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसका एक संविधान भी बन चुका है जिसमें लिखा है कि कौन क्या कब कैसे क्या करेगा। ठीक है, राज्य सरकार अपना कार्य क्या करेगी, केंद्र सरकार क्या करेगी, उसमें सब अपना अपना लिखा है, ताकि कोई किसी से झगड़ा ना करे कि हमारा ये काम है तो हमारा वो काम है। तो वही बता रहा है। आगे है 2 नंबर पॉइंट, नैतिक कारण। नैतिक कारण जो है इसमें देखते हैं क्या है। लोकतंत्रीय देश में सत्ता का बंटवारा जरूरी है। यदि एक ही प्रकार की सरकार होगी तो वह निरंकुश हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी शासन में नहीं हो पाएगी, जो कि लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है। इसलिए भारत में विभिन्न स्तरों पर सरकारों का वर्गीकरण कर दिया गया है। इसमें भी वही बता रहा है कि सरकारों का वर्गीकरण मतलब कि बंटवारा कर दिया गया है कि ये सरकार यहाँ पर रहेगी, ये राज्य सरकार यहाँ पे रहेगी। ठीक है, 3 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। इस अध्याय को पढ़ने के बाद 3 छात्रों ने अलग अलग निष्कर्ष निकाले। आप इनमें से किससे सहमत है और क्यों? अपना जवाब करीब 50 शब्दों में दें। 3 छात्र हैं जो इसे पढ़ने के बाद अपना निष्कर्ष दे रहे हैं, तो देखना है किसका सही होगा, उसी पे आप लोग को टिप्पणी करना है। तो देखते हैं, पहला लड़का जो है थम्मन जो है कह रहा है, जिन समाज में क्षेत्रीय भाषाएं और जातीय आधार पर विभाजन हो, सिर्फ वही सत्ता की साझेदारी जरूरी है। ठीक है, अगला जो कह रहा है, देखिए अगला है मथाई जो कह रहा है, सत्ता की साझेदारी सिर्फ ऐसे बड़े देशों के लिए उपयुक्त है जहां क्षेत्रीय विभाजन मौजूद होते हैं। ठीक है, और तीसरा लड़का जो है औसेफ कह रहा है, हम समाज में सत्ता की साझेदारी की ज़रूरत होती है, भले ही वह छोटा हो या सामाजिक विभाजन न हो। ठीक है, तो हम औसेफ के निष्कर्ष से सहमत हैं कि हर एक समाज में सत्ता की साझेदारी आवश्यकता होती है, चाहे वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन न हो, क्योंकि सत्ता की बंटवारे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए सही है। सत्ता की साझेदारी वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा है। ठीक है, आगे देखते हैं। लोकतंत्र का अर्थ ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके मध्य सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढरे में रहें। वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से
सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, बेल्जियम में ब्रुसेल्स के निकट स्थित शहर मर्चटेम के मेयर ने अपने यहाँ के स्कूल में फ्रेंच बोलने पर लगी रोक को सही बताया। उन्होंने कहा कि इससे डच भाषा न बोलने वाले लोगों को इस फ्लेमिश शहर के लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी। आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि यह फैसला बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की मूल भावना से मेल खाता है? अपना जवाब करीब 50 शब्द में देना है। तो देखिए आप लोग लिख सकते हैं कि उत्तर, स्कूल में फ्रेंच बोलने पर लगी रोक को सही बताना बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की मूल भावना के खिलाफ है। बेल्जियम में जो व्यवस्था अपनाई गई उसमें सभी भाषाओं के लोगों को समान अधिकार दिए गए थे, इसलिए स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगाना सही नहीं है, क्योंकि ऐसे करने से फ्रेंच भाषी लोगों को भावनाओं का हनन होगा। मतलब कि आप किसी के भाषा को कहेंगे कि ये नहीं बोलना है, वो नहीं बोलना है, तो उसको दुख लगेगा। इसीलिए कह रहा है कि फ्रेंच भाषाओं बोलने वाले लोगों को हनन होगा, मतलब कि उनको दुख लगेगा कि क्यों नहीं, हमारी भाषा को क्यों नहीं बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये सही नहीं है। आगे पढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन जो है, नीचे दिए गए उदाहरण को गौर से पढ़ें और इससे सत्ता की साझेदारी जो व्यक्ति परक कारण बताए गए हैं उनमें से किसी एक का चुनाव करें। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं इसमें पूरा जो है पैराग्राफ। महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने और अपने संविधान निर्माताओं की उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमें पंचायतों को अधिकार देने की ज़रूरत है। ठीक है, पंचायत राज ही वास्तविक लोकतांत्रिक की स्थापना करता है। यह सत्ता उन लोगों के हाथ में सौंपता है जिनके हाथों में इसे होना चाहिए। ठीक है, भ्रष्टाचार कम करने और प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाने का एक उपाय पंचायतों को अधिकार देने भी है। जब विकास की योजनाओं को बनाने और लागू करने में लोगों की भागीदारी होगी, इन योजनाओं पर उनका नियंत्रण बढ़ेगा। इससे भ्रष्ट बिचौलियों को खत्म किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार पंचायती राज लोकतंत्र की नींव को मजबूत करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है, देखिए ये प्रश्न था, अब उस उत्तर में आप लोग समझ सकते हैं और फिर मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका उत्तर। दिए गए उदाहरण में बताया गया है कि पंचायतों के स्तर पर सत्ता की बंटवारा आवश्यक है, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार कम होगा तथा प्रशासनिक कुशलता बढ़ेगी। पंचायतों के अधीन जब हम आम लोग अपने लिए विकास की योजनाएं बनाएंगे और क्योंकि इससे भ्रष्टाचार कम होगा तथा आगे देखते हैं तथा प्रशासनिक कुशलता बढ़ेगी। पंचायतों के अधीन जब हम आम लोग अपने के लिए विकास की योजना बनाएंगे और उन्हें लागू करेंगे तो भ्रष्टाचार बिचौलियों को खत्म किया जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी गांव में आप लोग प्रधान चुनते हैं तो अपने अनुसार चुनेंगे और अपना प्रधान रहेगा तो समस्याएं भी अपनी सुनेगा। अगर कहीं और का प्रधान बन गया तो वो तो अपने में बिजी हो जाएगा। अगर गांव का प्रधान बनता है तो गांव का समस्या सुनेगा, मतलब कि अपने में समझौता करके ये समस्या है वो समस्या है आप लोग बता सकते हैं, उसी को ये कह रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। जब स्थानीय लोग स्वयं की योजनाएं बनाएंगे तो उसकी समस्याओं का समाधान जल्दी होगा, क्योंकि किसी भी स्थान विशेष समस्याएं वहाँ के लोग अच्छी तरह समझते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो जहाँ रहता है वहाँ की समस्या वही समझ पाता है कि यहाँ पे क्या क्या समस्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रकार विकास करने के लिए आवश्यक है कि पंचायतों को अधिकार दिया जाए, जिससे लोकतंत्र की नींव सुदृढ़ हो। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, सत्ता के बंटवारे के पक्ष और विपक्ष में कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। इनमें से जो तर्क सत्ता के बंटवारे के पक्ष में है उनकी पहचान करें और नीचे दिए गए एक कोड में अपने उत्तर की चुनाव करें। ठीक है, तो देखिए इसमें है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी, अब देखिए क नंबर जो है
विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। ख नंबर है पक्षपात का अंदेशा कम करती है। ग नंबर है निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटका देती है। और घ नंबर है विविधताओं को अपने में समेट लेती है। ठीक है। और देखिए आगे है अंग नंबर अस्थिरता और आपसी फूट को बढ़ाती है। च नंबर है सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है। और आगे है 6 नंबर देश की एकता को कमज़ोर करती है। तो इसमें से जो सत्ता की साझेदारी से रिलेटेड है वो है ख घ च जो है इसमें का सही है, मतलब कि सत्ता की साझेदारी से जो संबंधित है। ठीक है, क ख घ च इसमें का सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं उत्तर। आगे प्रश्न है 7 नंबर बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता में साझेदारी की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। क नंबर है बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यकों ने फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। ठीक है, और आगे है ख नंबर सरकार की नीतियों ने सिंहली भाषी बहुसंख्याओं का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया। और ग नंबर है अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने तथा शिक्षा तथा रोजगार में समानता के अवसर के लिए श्रीलंका के तमिलों ने सत्ता को संघीय ढांचे पर बांटने की मांग की। और आगे है घ नंबर बेल्जियम में एकात्मक सरकार की जगह संघीय शासन व्यवस्था लाकर मुल्क को भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया। ऊपर दिए गए बयानों में से कौन सी सही है? तो देखते हैं इसका कौन सा सही होता है। इसमें ऑप्शन दिया है सा रे गा मा, तो इसमें का एक ठो सही होगा। तो कौन सा सही होगा? वो माँ होगा, मतलब कि ख नंबर है जो वो सही कह रहा है, ग नंबर है जो वो ठीक कह रहा है, और घ नंबर जो है वो सही कह रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर यहाँ पर छोड़ा गया है। अगर आप लोगों को 8 नंबर क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, 8 नंबर छोड़ा गया, आप लोग अपने से करिएगा, और नहीं आएगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, बता दिया जाएगा। ठीक है, देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्नलिखित 2 बयानों पर गौर करें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर जवाब दें। ठीक है, अ नंबर है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है। ब नंबर है इससे सामाजिक समूहों में बंटवारा का आदेशा घटता है। और देखिए इन बयानों में से कौन सी सही और कौन सी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन है क नंबर सही है लेकिन ब गलत है, अ सही है लेकिन ब गलत है। ख नंबर कह रहा है अ और ब दोनों सही है, और ग नंबर कह रहा है अ और ब दोनों गलत है। तो इसमें क्या होगा, देखते हैं इसका होगा। और घ नंबर कह रहा है अ गलत है लेकिन ब सही है, तो इसका उत्तर होगा ख, अ और ब दोनों सही है। जो अ और ब दोनों थे, ये अ और ब, ये देखिए अ और ब ये दोनों जो थे ये सही थे। ठीक है, तो इसमें का ऑप्शन सही होगा आपका ख नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए कविंदर भैया चैनल। ठीक है।